Hello and Jain student. Now we are again about to begin sources of finance of a joint stock company. हाँ, फर्स्ट पार्ट आपने जरूर देख लिया होगा और ये रहा इसका सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट अगर आपने मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का और याद रखिएगा हम आपके लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं जो करंट सिलेबस है इस साल का. और आपको बस एक ही चीज कहनी है, इस पूरे वीडियो को देखिए और शॉर्ट नोट्स खुद बनाइए और बाद में आपको ये नोट्स मिल जाने वाले हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर. क्या कहा? आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो प्लीज डू नॉट मिस आउट. हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाएं और वहां ज्वाइन करें ताकि आपको ये सारे नोट्स एब्सोल्युटली फ्री मिल पाए. और नोट्स के लिए एक और तरीका भी है, आप हमारे पास हमारी ऐप सर तरुण रूपानी डाउनलोड कर सकते हैं. वहां स्टोर सेक्शन में जाकर के फ्री मटेरियल, क्या स्टोर सेक्शन में जाकर के फ्री मटेरियल में नोट्स ले सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है पार्ट 2 ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो बात करेंगे आज डिवेंचर की. हाँ, डिवेंचर क्या है? अरे भाई, एक डॉक्यूमेंट है, एक सर्टिफिकेट है. कैसा डॉक्यूमेंट है? तो डिवेंचर इज अ क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी, अर्थात इसको खरीदने पर कोई व्यक्ति कंपनी का लेंडर बनता है, क्रेडिटर बनता है. तो कंपनी जारी किसको करती है, किसको देती है डिवेंचर? तो कंपनी आम जनता को, पब्लिक को डिवेंचर देती है, सर्टिफिकेट लिख के देती है कि हां हमने लोन लिया. और कितने अमाउंट का लोन लिया, कितने टाइम के लिए लोन लिया, कितने परसेंट के लिए लोन लिया, ये सब खुद कंपनी एक डॉक्यूमेंट पे अपनी सील लगाकर, अपनी मोहर लगाकर लिख के देती है. इसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं डिवेंचर. सो डिवेंचर इज अ क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी issued by a company under its seal acknowledging that a specific debt for a specific rate of interest and at a specific time interval is issued under the seal of the company. जब ऐसा कंपनी करे तो उस डॉक्यूमेंट को, उस कागज के टुकड़े को कहते हैं डिवेंचर. तो एक सर्टिफिकेट है जो बताता है कंपनी ने बोरोइंग की है, लोन लिया है. और किससे लिया है? मैंने बताया किसी भी आम जनता से ले सकती है कंपनी. जैसे शेयर इशू करती है कंपनी, वैसे डिवेंचर इशू करती है. पर डिवेंचर जिसको इशू करती है उसके साथ कंपनी कई बार जनरली क्या करती है, अपने असेट्स भी गिरवी कर देती है. अर्थात डिवेंचर्स आर इशूड जनरली, जनरली एट द मॉर्गेज ऑफ द असेट्स, चार्ज ऑफ द असेट्स. ठीक है, जनरली मैंने बोला. आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जाने. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है डिवेंचर बोरोड फंड्स होते हैं. बोरोड मतलब ये कंपनी का पैसा नहीं है, ये पराया पैसा है, अपना पैसा नहीं है. आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था ओन्ड, दूसरे पार्ट में बोरोड. तो ओन्ड फंड्स हम पढ़ चुके हैं सारा, पार्ट 1 ऑफ दिस. ठीक है, मिस आउट कर रहे हैं तो प्लीज जरूर से लिंक में आकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा. आपका कंसेप्ट वापस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. हाँ, अगर दोबारा देख रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं. हाँ भाई, 1x से स्पीड बढ़ा लो, 1.5 कर लो, हाँ, या 1.25 कर लो. आई एम वेरी श्योर आपके वो रिवीजन हो जाएंगे. चलो, तो डिवेंचर बोरोड फंड को शो करता है और डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो एक फिक्स्ड रेट का इंटरेस्ट है जो कंपनी को देना ही देना है, वेदर कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट. ध्यान दीजिएगा इसको, कंपनी को ये पैसा देना ही देना है. ठीक है, और तो और डिवेंचर खरीदने के बाद लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है. डिवेंचर डज नॉट कैरी वोटिंग राइट. और तो और डिवेंचर कॉज चार्ज ऑफ द असेट्स. इसका मतलब जब डिवेंचर कंपनी इशू करती है तो कंपनी जनरली क्या करती है, अपने असेट्स को गिरवी कर देती है. हाँ, डिवेंचर होल्डर के पास असेट्स गिरवी होते हैं कंपनी के. और तो और इफ द इंटरेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, इफ द इंटरेस्ट एंड द बोरोड अमाउंट, जो कंपनी ने लोन लिया है, अगर कंपनी पे नहीं करती है तो डिवेंचर होल्डर कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है. यहां तक कि वो कंपनी को वाइंड अप भी करवा सकता है, असेट्स बिकवा भी सकता है. सो सोच लीजिएगा, डिवेंचर इश्यू करना कंपनी के लिए रिस्कियर है, आसान नहीं है. क्योंकि ये लोग क्या है, कंपनी के लेंडर हैं, कंपनी को उधार देने वाले लोग हैं, क्रेडिटर हैं. ध्यान दीजिएगा. और डिवेंचर्स को एक फिक्स्ड टाइम पीरियड बाद कंपनी को देना होता है. हाँ, अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है
तो वाइंडिंग अप में सबसे पहले, वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद कर रहे हैं तो सबसे पहले पैसा किसका चुकाएंगे? डिबेंचर का। चलिए शेयर और डिबेंचर में कुछ डिफरेंस देखते हैं। हां, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। शेयर्स ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, जबकि डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं, आप लेंडर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यील्ड मतलब होता है रिटर्न। शेयर होल्डर को क्या मिलती है रिटर्न में? डिविडेंड्स मिलता है, प्रॉफिट्स मिलता है, हाँ, क्योंकि वो मालिक है शेयर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। ध्यान दीजिएगा, क्या मिलता है? सिर्फ ब्याज, इंटरेस्ट। और रिटर्न का नेचर कैसा है? याद रखिएगा, शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिल रहा है वो फिक्स नहीं है। कंपनी कमा रही है तो देगी, नहीं कमाएगी तो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देगी। डिबेंचर होल्डर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है और रेगुलर है। इसका मतलब है एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को ब्याज के रूप में देना ही देना है डिबेंचर होल्डर को। और कलेक्शन ऑफ फंड्स, ध्यान दीजिएगा, जब डिबेंचर कंपनी कलेक्ट करती है तो डिबेंचर का पैसा एक साथ ले लेती है। अज्यूम करता हूं एग्जांपल से कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किया 100 रुपए का एक डिबेंचर, ठीक है, 100 रुपए का एक डिबेंचर इशू किया। यूजुअली ये ज्यादा वैल्यू का होता है ना। डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है और शेयर की फेस वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो 100 रुपए का डिबेंचर है, कंपनी 100 रुपए एक साथ मांग लेती है, लमसम में पैसा मांगती है डिबेंचर में। जबकि शेयर में क्या होता है? कंपनी को शेयर होल्डर से पैसा इंस्टॉलमेंट में लेना होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में शेयर 10 रुपए का है, इसकी फेस वैल्यू कम है। अब कंपनी क्या करती है? कहती है 2 रुपया एप्लीकेशन में दे दो, 3 रुपया अलॉटमेंट के टाइम पे दे दो, फिर 3 रुपया फर्स्ट कॉल में दे दो और बचा हुआ 2 रुपया क्या करो? सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल में दे दो। तो कंपनी शेयर के पैसे को क्या कर रही है? इंस्टॉलमेंट्स में मांग रही है, डिबेंचर के पैसे को नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। याद रखिएगा, शेयर्स जब इशू करती है तो अपने असेट्स सिक्योर नहीं कराती है, मॉर्गेज नहीं कराती है, गिरवी नहीं कराती है। क्यों? क्योंकि शेयरहोल्डर कंपनी के ओनर है, वो तो रिस्क बियरर है। पर डिबेंचर जब इशू करती है तो नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, नॉर्मली कंपनी क्या करती है? अपने असेट्स को गिरवी कर देती है। इसका मतलब है डिबेंचर होल्डर एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। डिबेंचर होल्डर का पैसा कंपनी के पास सेफ है क्योंकि कंपनी के असेट्स उसके पास गिरवी है ना, वसूल सकता है पैसा। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ इशू। जब शेयर इशू करना होता है तो बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है। जैसे शेयर को अगर डिस्काउंट में इशू करना है, नॉर्मली तो अलाउड होता नहीं है, और प्रीमियम में इशू करना है, इन सब के लिए सेबी की परमिशन लेनी होती है। किसकी? SEBI की परमिशन लेनी होती है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और तो और इंडियन कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करना होता है शेयर्स के मामले में। पर डिबेंचर के केसेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिबेंचर्स कंपनी उसका टर्म्स ऑफ इशू, मतलब इशू करते समय अपने हिसाब से इशू कर सकती है। शेयर्स में ऐसा करने के पहले उनको सेबी की परमिशन चाहिए और इंडियन कंपनीज एक्ट का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट है क्लेम एज रिटर्न। डिविडेंड को क्लेम नहीं कर सकता एक शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तभी तो मिलेगा। इसका मतलब है कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी देगी क्योंकि वो उसका राइट नहीं है पाने का, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो। जबकि इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट जो डिवेंचर होल्डर को देना है वो एक मैटर ऑफ राइट है। राइट मतलब होता है हक, साडा हक एथे रख। हाँ, ये तो गाना हो गया। हाँ, ये हक की बात है। डिबेंचर पर ब्याज मिलना, इंटरेस्ट मिलना डिबेंचर होल्डर का हक है, पर डिविडेंड मिलना हक नहीं है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट होगा कंपनी डिविडेंड देगी, प्रॉफिट नहीं है भूल जाओ, फॉरगेट इट। फिर है वोटिंग राइट्स। तो शेयर होल्डर के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो यही है, शेयर जितने होंगे उतना तुम्हारे पास वोटिंग पावर होगा। नतीजा, आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर डिबेंचर होल्डर का यूजुअली कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। इन केस जब डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड कोई डिस्कशन करना होता है तो ही उनको मीटिंग में बुलाते हैं, वरना दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। इसका मतलब मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रीपेमेंट, याद रखिएगा,
हमेशा डिबेंचर होल्डर का रीपेमेंट एक फिक्स टाइम बाद होता है, एक फिक्स टेन्योर होता है, और अगर वाइंडिंग अप के टाइम का पेमेंट होगा तो शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है। शेयर्स यूजुअली एक परमानेंट फंड है कंपनी के पास, एक बार पैसा लग गया तो हमेशा के लिए परमानेंट कैपिटल बन जाता है। कौन? शेयर्स। उसमें से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को एक सर्टेन टाइम इंटरवल बाद कंपनी क्या करती है? लौटा देती है। अदरवाइज और शेयर्स को कंपनी पैसा नहीं लौटाती है ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम, सिर्फ वाइंडिंग अप में लौटाती है। नेक्स्ट होता है ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट। अगेन शेयर होल्डर से पहले डिवेंचर होल्डर को रीपे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, डिवेंचर होल्डर को पहले और शेयर होल्डर को बाद में पेमेंट। पैसा बचेगा तो देंगे। एक पॉइंट और है टैक्सेशन से जुड़ा, जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनको जो इंटरेस्ट होता है दिया जाता है वो कंपनी के लिए छूट बन जाता है। हां, कंपनी को फायदा होता है ब्याज देने पर। कंपनी डिवेंचर होल्डर को ब्याज तो दे रही है पर ये टैक्स में छूट मांग लेती है। कंपनी के प्रॉफिट्स में इसका छूट मिल जाता है कंपनी को, पर डिविडेंड देते समय कंपनी को कोई छूट नहीं मिलती है। डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी, और इसकी छूट कंपनी को नहीं मिलती है। डिविडेंड बांटने पे नो रिलैक्सेशन ऑन टैक्स। और एक और लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कन्वर्टिबिलिटी। डिवेंचर्स के पास ऑप्शंस होता है कि वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, पर इक्विटी शेयर्स को डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसा क्लॉज अलाउड नहीं है। समझ गए? तो 12 डिफरेंसेस कर लिए हैं। हां, अब आप 6 भी कर लेंगे अच्छे से तो मुझे लगता है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं? चलिए अब काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला डिवेंचर है नेकेड डिवेंचर। हाँ, जिसने कपड़े नहीं पहने, नहीं, नेकेड या सिंपल डिवेंचर। ये वो डिवेंचर है जिसको कंपनी ने इशू किया, कंपनी ने पब्लिक को बेचा, पर इसका कोई इंडेक्स ऑफ डिवेंचर होल्डर नहीं बनाया, कोई रजिस्टर नहीं मेंटेन किया। इसका मतलब है कि डिवेंचर होल्डर जिसको चाहे उसको अपना डिवेंचर बेच सकता है, कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। डिवेंचर के कूपन्स होंगे और उस कूपन के बेसिस पे लोगों को इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखा? तो ऐसे डिवेंचर्स क्या होते हैं? नेकेड होते हैं, और ये डिवेंचर्स किसी सिक्योरिटी के अंडर में नहीं होते हैं। इसका मतलब है कंपनी ने जब इसको इशू किया था तो अपने कोई भी एसेट्स गिरवी नहीं किए थे। अनसेफ डिवेंचर है, याद रखिएगा, ये डिवेंचर नहीं लेना चाहिए। क्या कहते हैं? तुम लोगे वाला डिवेंचर? कमेंट में बताना मुझे। विल यू बाय अ नेकेड डिवेंचर? यस और नो। क्यों? ये भी लिखना है आपको। क्या नेकेड डिवेंचर कैसे होते हैं? ऐसे डिवेंचर्स होते हैं जो सिक्योर्ड नहीं होते हैं, कंपनी ने इशू किया, लोगों से पैसे लिए, पर बदले में क्या किया? कोई भी अपने एसेट्स गिरवी नहीं किए। और अगर डिफॉल्ट हो जाएगा तो क्या कर पाओगे? अधिक से अधिक कंपनी को क्या कर पाओगे? कंपनी को आप स्यू कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? पर इससे अच्छा डिवेंचर कौन सा है? इससे सेफ डिवेंचर कौन सा है? ये रहा, मॉर्गेज और सिक्योर डिवेंचर। ये डिवेंचर कंपनी जब इशू करती है तो अपने असेट्स डिवेंचर होल्डर के नाम गिरवी कर देती है। अब वो जो चार्ज कर रही है, जिसको हम गिरवी कहते हैं, मॉर्गेज कहते हैं, इवन प्लेज वर्ड भी कहते हैं, 3 वर्ड हो गया, चार्ज, मॉर्गेज, प्लेज, 3 वर्ड बोला, तीनों मतलब एक ही ऑलमोस्ट। तो जब कंपनी अपने असेट्स को चार्ज करती है, गिरवी करती है किसी डिवेंचर होल्डर के नाम पर, तो वो फिक्स्ड भी चार्ज हो सकता है, फ्लोटिंग भी चार्ज हो सकता है। फिक्स्ड चार्ज में एक फिक्स्ड असेट क्या करेगी? डिवेंचर होल्डर को दे देगी कि ये फिक्स्ड असेट आपके पास रहेगा, अगर हम पैसा ना दे पाए तो आप इस फिक्स्ड असेट्स को बेच के पैसा वसूल लीजिएगा। और फ्लोटिंग चार्ज में कंपनी के किसी भी असेट्स को बेच करके डिवेंचर होल्डर अपना पैसा ले सकता है ना? तो सेफ है मॉर्गेज डिवेंचर्स, जिसको हम सिक्योर डिवेंचर भी कहते हैं। नेक्स्ट है रिडीम, मतलब रीपे। तो इस डिवेंचर को कंपनी एक फिक्स्ड डेट में, एक फिक्स टाइम पीरियड ओवर होने के बाद क्या करती है? रीपे कर देती है। और इरिडीमेबल मतलब लाइफ टाइम में कंपनी इसका रीपेमेंट नहीं करेगी। तब कब करेगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। नेक्स्ट आता है बेरर डिवेंचर। ये क्या ऐसा होता है? हां, ये वो डिवेंचर है जिसको किसी को भी डिलीवरी देने के बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक सर्टिफिकेट है डिवेंचर, जो आप जिसको भी देंगे डिलीवरी मान ली जाएगी। कंपनी के पास इसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता है। कंपनी रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स मेंटेन नहीं करती है। एक इंडेक्स जो मेंटेन करना चाहिए था कि डिवेंचर किसके नाम पर है, उसका एड्रेस क्या है, ना ना ना,
कंपनी ये सब रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है। इसका मतलब है किसी ने भी किसी को भी डिवेंचर क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। इस पे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, कूपन दिखा के इंटरेस्ट मिलेगा, और कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है ट्रांसफर करने की या किसी को बेचने खरीदने की। नो इंफॉर्मेशन, नो इंटीमेशन इज नीडेड। तो ये डिवेंचर भी थोड़े रिस्की हैं। कैसे रिस्की हैं? किसी ने आपका डिवेंचर चुरा लिया तो, या आपका डिवेंचर कहीं गिर गया और कोई पा गया, जो पा गया अब उस डिवेंचर, बियरर डिवेंचर का मालिक वो है, क्योंकि उसमें किसी का नाम ही नहीं है। और कंपनी ने भी क्या रखा है, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं रखा है डिवेंचर होल्डर का, है ना रिस्की। पर अगला आ जाइए, ठीक उल्टा होने वाला है। ये वो डिवेंचर है जिसको कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है, कंपनी के पास पूरा डाटा है कि कितने डिवेंचर किसके नाम पर है ना, उसका पूरा डाटा, पूरा इंफॉर्मेशन है उसके पास। अब किसी को डिवेंचर बेचना है तो कंपनी को उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कंपनी उस रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर में उसका नाम स्ट्राइक ऑफ करेगी और जो परचेज कर रहा है उसका नाम उसमें चढ़ाएगी। तो ओनली ट्रांसफर कैन बी मेड बाय मेकिंग अ ट्रांसफर डीड एंड गिविंग इंफॉर्मेशन टू द कंपनी। कंपनी को पूरी जानकारी देनी पड़ेगी कि मैं डिवेंचर किसको बेच रहा हूं, कितने में बेच रहा हूं। कंपनी आपका नाम कट करके उस नए डिवेंचर होल्डर का नाम पुट करेगी और ब्याज फिर उसको मिलने लगेगा। देखा, ये है सेफ डिवेंचर, फिर से रजिस्टर्ड डिवेंचर। अगला आता है कन्वर्टेबल। आप डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ, क्या याद है ना? ये वो डिवेंचर है जिसको एक फिक्स टेन्योर बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड बाद कंपनी इक्विटी शेयर में या इवन प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है, और नॉन कन्वर्टेबल में नहीं, दे विल रिमेन एज डिवेंचर ओनली। तो ये तो हो गया डिवेंचर क्या है, डिवेंचर के काइंड्स क्या है, फीचर्स क्या है। अब डिवेंचर के एडवांटेजेस, ध्यान से सुनिएगा। डिवेंचर के एडवांटेजेस पहले डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला डिवेंचर होल्डर का फायदा क्या है, डिवेंचर होल्डर को फायदा क्या है कि ये उनको पसंद आएगा जो कॉशियस इन्वेस्टर है। कॉशियस मतलब होता है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, है ना। कॉशियस मतलब होता है केयरफुल, कोई ऐसा इन्वेस्टर जो रिस्क नहीं लेना चाहता है वो डिवेंचर लेना पसंद करेगा, क्योंकि इसका ब्याज फिक्स्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स है, और कंपनी प्रॉफिट कमाए ना कमाए उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो इसीलिए उनके लिए बहुत फायदेमंद है, दोज हु वांट अ फिक्स्ड इनकम। ठीक है, और क्या खास बात है, रेगुलर रिटर्न बता ही दिया, क्योंकि फिक्स्ड रेट के साथ साथ फिक्स्ड टाइम पीरियड के अंदर अगर कंपनी ने अलाउ कर दिया है कि हम 1 ईयर पे एनुअल इंटरेस्ट देंगे तो हर एनुअली इंटरेस्ट उसको मिलेगा। इसमें फ्लक्चुएशंस अलाउड नहीं है, कंपनी को वो देना ही देना पड़ेगा। और तो और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ क्यों है डिवेंचर होल्डर की, क्योंकि जनरली ये डिवेंचर जब कंपनी इशू करती है तो अंडर अ चार्ज इशू करती है। मतलब कंपनी जब ये डिवेंचर इशू करती है तो अपने एसेट्स को गिरवी करा देती है, तो पैसा सेफ है आपका, कंपनी कहीं भाग नहीं सकती। और अगर कंपनी के एसेट्स आपके पास गिरवी है तो अगर कंपनी पैसा नहीं देगी तो कंपनी के खिलाफ मुकदमा करके उस एसेट को बिकवा करके अपना पैसा वसूल लेंगे। तो रीपेमेंट की टेंशन नहीं है कि नहीं है, तो सेफ है। अब आते हैं कंपनी को क्या एडवांटेज है डिवेंचर बेचने पर। हाँ भाई, वैसे मैं बता दूं, जब रिलायंस ने अपनी शुरुआत की थी तो रिलायंस बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही थी। धीरू भाई की कंपनी रिलायंस शुरुआत में बहुत डगमग थी, हाँ, उस समय अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही थी। तो इनके बिजनेस जब अच्छे नहीं चल रहे थे तो इनको मार्केट में शेयर्स बेचने का का चांस नहीं बन रहा था, इतनी गुडविल नहीं थी मार्केट में शुरुआत में। इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत डिवेंचर लेके की, और डिवेंचर से जो पैसा मिला उसको सही जगह उन्होंने इन्वेस्ट किया और टाइमली डिवेंचर होल्डर को पे करके मार्केट में अपनी गुडविल बना ली। क्योंकि देखिए, कंपनी लोन ले और टाइम पे चुका दे, मार्केट में उसकी क्या बन जाती है, हाँ, गुडविल बन जाती है कि वाह, ये कंपनी बहुत क्या करती है, टाइमली पेमेंट करती है ब्याज का, और समय पे क्या करती है, फंड लौटा देती है, मार्केट में गुडविल बन जाती है। तो कंपनी को क्या फायदा मिलता है, देखिए, पहला फायदा है सस्ता सोर्स है, चीप सोर्स है। इकोनॉमिक मतलब चीप, क्यों? क्योंकि इसको बेचने के लिए बहुत ज्यादा अंडरराइटिंग कमीशन नहीं देना होता है, ब्रोकरेज नहीं देना होता है, तो अदर खर्चे, लिस्टिंग टाइप का खर्चा वर्चा नहीं होता है। हाँ, बहुत नॉमिनल एक्सपेंस पे क्या कर सकते हैं, चीप मतलब समझ गए ना, सस्ता, कम खर्च पे ये फाइनेंस रेस कर सकती है कंपनी, डिवेंचर रेस कर सकती है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं है, तो वोटिंग राइट नहीं है तो आपके काम में इंटरफियर नहीं करेंगे। इसका मतलब है कंपनी का मैनेजमेंट अपने काम को इत्मीनान से कर सकता है, इनकी हेडेक लिए बिना।
बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू इन दी मैनेजमेंट, है कि नहीं है, आपके मैनेजमेंट में इंटरफियर करने नहीं आएंगे। और तो और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये क्या मतलब होता है? जो कंपनियां इक्विटी शेयर जारी करती हैं, डिवेंचर भी जारी करती हैं, तो डिवेंचर होल्डर को एक फिक्स्ड ब्याज देना है। लेट्स अज्यूम, मैं एग्जांपल देता हूं कि कंपनी ने तय किया है कि डिवेंचर होल्डर को 10% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, और कंपनी ने प्रॉफिट जो कमाया है उसका एक हिस्सा 10% के रूप में क्या करना, डिवेंचर होल्डर को दे देगी। तो बाकी बचा प्रॉफिट किसको दे देगी? इक्विटी शेयर को। इसको कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है इसमें? कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग को ज्यादा दे रही है, और जिसकी वजह से मार्केट में क्या हो रही है, कंपनी की गुडविल हाई हो रही है, और जितने भी ओनर्स हैं, हाँ जितने भी ओनर्स हैं उनका रिटर्न हाई है एज कंपेयर टू डिवेंचर होल्डर, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। याद रखिएगा, जो कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज लेती है उसको लॉन्ग टर्म में इक्विटी शेयर इश्यू करने पर गुडविल भी बढ़ती है और शेयर्स की वैल्यू भी हाई होती है। रिलायंस फाइनेंस कंपनी के शेयर की कीमत ज्यादा क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमेशा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किया है। चलो, फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि ये फंड आपके पास आपका बोझ नहीं है। डिवेंचर को जब भी आप चाहें, आपके पास सफिशिएंट फंड है, पैसा दे करके क्या कर सकते हैं, ये लायबिलिटी, ये लोन अपना चुकता कर सकते हैं, अर्थात ये फ्लेक्सिबल फंड है कि नहीं? फ्लेक्सिबल, देखिए शेयर को आप लौटा नहीं सकते, एक बार आपने शेयर इशू कर दिया, लंबे समय तक पैसा आप ही के पास पड़ा रहेगा और वो आपका कंपनी का मालिक बना रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है शेयर में, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। और तो और ये भी पॉइंट आपने देखा था कि डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है उतनी छूट मिल जाती है, उतना टैक्स का डिडक्शन मिल जाता है ना फायदेमंद। कंपनी जितना ब्याज दे रही है उतना अपना खर्चा बता देगी, दिखा देगी अपने एक्सपेंस कि उतने खर्चे हो रहे हैं, और इनकम टैक्स में उसको रिलीफ मिलने वाली है। चलिए, अभी तक तो बहुत अच्छाइयां बता दी, अब डिवेंचर की बुराई। सबसे पहले बुराई है, कंपनियों को क्या बुराई लग रही है? सबसे बड़ी बुराई है कंपनी के लिए एक परमानेंट बर्डन है। देखिए, ये बुराई कंपनी के लिए हो सकती है, पर डिवेंचर होल्डर की नजर से सोचोगे तो ये बहुत बड़ी अच्छाई है, क्योंकि कंपनी को तो ब्याज देना है, एक टाइम पीरियड होने के, फिक्स टाइम पीरियड होने के बाद कंपनी को इंटरेस्ट देना है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए न कमाए, भाड़ में जाए। तो कंपनी के ऊपर क्या है, एक फिक्स बर्डन है। पर डिवेंचर होल्डर की नजर सोचो कि एक फिक्स्ड इनकम है ना। और बुराई क्या है? रिडक्शन इन क्रेडिट स्टैंडिंग। इसका मतलब याद रखिएगा, जो कंपनियां ज्यादा डिवेंचर इशू करती हैं, खूब बोरोइंग लेती हैं, खूब लोन ले रही हैं, तो मार्केट में उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाती है, अर्थात मार्केट में फर्दर लोन लेने की एबिलिटी उनकी कम हो जाती है। समझ गया ना? क्योंकि और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको अब लोन नहीं देगी, क्योंकि पहले से ही इतना डिवेंचर ले रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ज ऑन दी असेट्स। ये तो आप जानते ही हैं, डिवेंचर जनरली असेट्स को गिरवी करके ही इश्यू किए जाते हैं, और कंपनी के ऊपर एक क्या है, एक हमेशा प्रेशर बना रहेगा। क्या प्रेशर रहेगा? कि अगर डिफॉल्ट किया तो कंपनी बंद भी हो सकती है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर आपको यह स्यू कर सकता है ना। तो इसीलिए बहुत ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है रिडक्शन इन डिविडेंड। ये कब होगा? अगर कोई कंपनी जिसके प्रॉफिट्स इर्रेगुलर हैं या जिसके प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं और उन्होंने डिवेंचर इश्यू कर रखा है, तो ये गड़बड़ कंपनी है। हाँ, इस कंपनी में पैसा मत लगाओ, क्योंकि इस कंपनी को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि प्रॉफिट्स रेगुलर है नहीं, प्रॉफिट्स कम है इनके पास, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ब्याज तो देना ही देना है डिवेंचर होल्डर को। अब उसके पास पैसे कम बचेंगे या नहीं बचेंगे शेयर होल्डर को देने के लिए, मार्केट में बैड न्यूज जाएगी, गुडविल खराब हो जाएगी। समझ गए ना? ये भी खराबी है। चलिए, अब डिवेंचर होल्डर को क्यों पसंद नहीं है डिवेंचर? क्यों एज अ डिवेंचर होल्डर लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं डिवेंचर, क्यों नहीं लेना चाहते हैं डिवेंचर? पहला है, आपने डिवेंचर तो खरीद लिया, आपके पास वोट करने का अधिकार ही नहीं है, आपको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, मैनेजमेंट में आपकी कुछ नहीं सुनवाई होगी। और तो और डिवेंचर यूजुअली हाई प्राइस के होते हैं, मैंने बताया था 10 रुपए के नहीं होते हैं, यूजुअली 100 रुपए के होते हैं ना। तो यूनिट वैल्यू क्या है इसकी? हाई है। स्मॉल इन्वेस्टर्स इसको लेना नहीं पसंद करते हैं। और तो और वो लोग जो रिस्क उठाना चाहते हैं, कैसे लोग? एंटरप्राइजिंग लोग। एंटरप्राइजिंग वो लोग होते हैं जिनको रिस्क पसंद है, जो रिस्क लेना चाहते हैं। हाँ, जो कहते हैं आर या पार, दाव लगाओ इधर का उधर, यहां तो लंबा हाथ मारेंगे या तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, उनको इक्विटी शेयर पसंद आएगा। ठीक है ना? आते हैं, डिवेंचर क्लियर हो गया।
समझ में आ गया? आइए अगला टॉपिक है, क्योंकि हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो अगला टॉपिक है लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। याद रखिएगा, जिन बैंक्स में मैं और आप जा रहे हैं अकाउंट खुलवाने, चाहे वो स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, ये सब हैं कमर्शियल बैंक्स। इनमें कंपनियों का भी अकाउंट होता है ना। तो अब ये कंपनियां इन बैंकों से लोन ले सकती हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स जो इन बैंकों के पास आ रहे होते हैं, यूजुअली यही डिपॉजिट्स कंपनियों को लोन के रूप में दे देती हैं बैंक्स। आप और मैं जो डिपॉजिट कर रहे हैं, यस, ये पैसा कहां जा रहा है? अरे भाई, कंपनियों को ये लोन में दे दिया जा रहा है। टाटा कंपनी को पैसा चाहिए, टाटा मोटर्स के लिए, है ना, 1000 करोड़ चाहिए। क्या करेगी टाटा कंपनी? पहुंच जाएगी एचडीएफसी बैंक में, और लाखों लोगों का जो एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, उस पैसों को लोन के रूप में कमर्शियल बैंक दे देती हैं। तो कमर्शियल बैंक्स यूजुअली टर्म लोन नाम का एक लोन देती है। ये टर्म लोन क्या होता है? एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए मिला गया लोन। यस, टर्म लोन। बैंक ये फिक्स्ड अमाउंट का लोन देती है, बोरोवर को देती है। याद रखिएगा, आपके केस में बोरोवर कौन है? एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, और एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए देती है। इसमें एक फिक्स ब्याज चार्ज करती है, और जब भी लोन देती है तो असेट्स को गिरवी करने के बाद ही बैंक देती है। कंपनी के असेट्स को अपने पास मॉर्गेज कराती है। हाँ, बैंक बहुत सेफ गेम खेलती है, याद रखिएगा। अब एडवांटेज क्या है कंपनियों को? हाँ भाई, सबसे बड़ा है कंपनियों को फंड मिल जाता है, एक फिक्स पीरियड के लिए मिल जाता है। यह एग्जांपल देता हूं कि कंपनी को 10 साल के लोन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अवेलेबल है। कमर्शियल बैंक्स के जो लोन्स होते हैं, उस पे अगेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा, जो डिवेंचर में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा मिलता है, वो फायदा कंपनियों को फिर से मिलेगा। कंपनी अच्छे बैंक के साथ अपने संबंध बना सकती है, रिलेशन बना सकती है। याद रखिएगा, अगर कंपनियों के बैंक्स के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो लोन्स लेना इजी हो जाता है, इवन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना आसान हो जाता है। और कंपनी जब रिपेमेंट करती है टाइमली, तो कंपनियों के लिए बर्डन इसलिए नहीं है क्योंकि तुरंत लोन का रिपेमेंट नहीं करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ समय बैंक्स उनको टाइम देती हैं रिपे करने का, फ्यूचर कमाते रहती हैं अर्निंग्स और रिपे करती रहती है। अच्छा, अगेन इंटरेस्ट जो डिबेंचर होल्डर को देती थी कंपनी, वो छूट मिलती थी टैक्स में, सेम यहां पर भी है। डिबेंचर के साथ बैंक लोन पे भी अगर कंपनी ने इंटरेस्ट दिया ही होगा बैंक को, इस पे भी क्या मिलती है? टैक्स की छूट मिलती है कंपनियों को। अब ये तो हो गई अच्छाइयां बैंक लोन्स की। अब बुराई वही है जो डिवेंचर में बनाई थी कि कंपनियों को अपने एसेट्स गिरवी करने पड़ते हैं। कंपनी के एसेट्स अगर गिरवी हैं तो रिस्क कंपनी के ऊपर है, टाइमली पैसा चुकाओ। और तो और बैंक्स इतनी आसानी से पैसा दे देती हैं, क्या कहते हो? बैंक इतनी आसानी से पैसा देती है? अरे नहीं, खूब चप्पल घिसवाती है। ये डॉक्यूमेंट लाइए, वो डॉक्यूमेंट लाइए, ये फॉर्मेलिटी पूरी करिए, वो फॉर्मेलिटी पूरी करिए। सो टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेलिटी है, याद रखिएगा। आइए, अभी आपने देखा था लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, अब हम बात कर रहे हैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये कौन होते हैं? ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आईडीबीआई, नाम सुना है? अरे आईडीबीआई बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी बात कर रहा हूं। या एसआईडीबीआई, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या आईएफसीआई, नहीं नाम सुना है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कौन है? ये हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हाँ, एलआईसी भी उनमें से एक है। हाँ, सोचेंगे सिर्फ इंश्योरेंस करती है, नहीं, एलआईसी इंश्योरेंस के साथ फंडिंग भी करती है इंडस्ट्रीज को, गवर्नमेंट को। तो अब ये कैसे इंस्टीट्यूशंस हैं? ये स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है। क्या स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है? क्या खास बात है सर, क्यों आप बार बार बोल रहे हैं स्पेशलाइज्ड है? तो ये न सिर्फ फंड्स देती है, बल्कि आपके मैनेजमेंट करने पे, बिजनेस एक्सपेंशन करने पर आपकी मदद करती है। इसका मतलब है कि कोई एक कंपनी, कोई एक नया प्रोजेक्ट है आपके हाथ में, हाँ, तुम्हारे पास एक नया प्रोजेक्ट है, तुमको उस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। क्या कहा? 100 करोड़? हाँ, तुम्हें 100 करोड़ चाहिए। तुम ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर के आईडीबीआई के पास चले जाओ, हाँ, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास चले जाओ। क्या होगा? वो आपकी रिपोर्ट पढ़ेंगे, आपको फंड भी अवेलेबल कराएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसे करिए, आपको इक्विटी शेयर भी इशू कराने में मदद करेंगे। न सिर्फ बिजनेस को चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में, मार्केटिंग करने पे, बिजनेस के एक्सपेंशन में, ग्रोथ में। हाँ, कमाल की ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सोचिए कितने सारे काम में मदद कर रहे हैं। सिर्फ पैसा नहीं दे रहे हैं, आपको कई तरीके से बिजनेस संभालने में, ग्रोथ करने में। आपको अगर मालूम नहीं है कि इस फर्म के लिए जो मशीनरी है वो कहां से खरीदें, क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, ये
ये फाइनेंस करा के देंगे। उस मशीनरी वाली कंपनी से आपको आपके प्लांट, आपके इंडस्ट्री के लिए प्लांट इक्विपमेंट्स ये दिलवा के देंगे। आपको मालूम नहीं है कि कंपनी के मैनेजमेंट के लिए कैसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, कैसे कंपनी शेयर इश्यू करे, ये सब काम आपका ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेगा। इसीलिए इसका नाम है स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हाँ, हमारे भारत में ये बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और लाखों करोड़ इंडस्ट्री उसको क्या कर रहे हैं, ये फंडिंग दे रहे हैं। देखा, सिर्फ फंडिंग नहीं दे रहे हैं, तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश में आजकल। हाँ, आईएफसीआई मैंने दिया, आईडीबीआई दिया, इवन आईसीआईसीआई नाम सुना होगा, पर आप जिसके पास जा रहे हैं वो एक कमर्शियल बैंक है। ध्यान सुनिएगा, तुम जिसमें जा रहे हो आईसीआईसीआई बैंक के पास जा रहे हो, और मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये रहा आईसीआईसीआई, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और इसी के आगे अगर बैंक जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, एक कमर्शियल बैंक भी बन जाएगी। दोनों हैं, याद रखिएगा देश में। आइए अब पढ़ते हैं इनके एडवांटेजेस। तो मैंने बताया ये आपके पास आपका रिस्क उठाती है, आपके शेयर्स खरीदती है। हाँ, नए कंपनियों के शेयर्स खरीद लेती है इनके, तो रिस्क भी उठाती है, मतलब इक्विटी भी खरीदती है आपका, आपको लोन भी देती है। बहुत बड़ी बात है। और क्या खास बात है, नए कंपनियों को जिनको मार्केट में शेयर मिलना मुश्किल था, जिनको मार्केट में कोई फाइनेंस नहीं दे रहा था, ये उनको मदद करती है। अगर आप नए कंपनी नहीं है, पुरानी कंपनी है, और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, मॉडर्न करना चाहते हैं, अपने ओल्ड इक्विपमेंट्स को, ओल्ड मशीन्स को, टेक्नोलॉजी को चेंज करना चाहते हैं, इसमें भी आपको मदद करती है। सिर्फ पैसा नहीं देती है, कहां से टेक्नोलॉजी लाएंगे, क्या क्या सोर्सेज होंगे उसके, ये सब भी आपको सलाह देती है, एडवाइजरी का काम करती है। और तो और ये वाला पॉइंट देखिएगा, तो आप अगर इनसे लोन ले रहे हैं तो आपकी मार्केट में गुडविल बढ़ जाती है। हाँ, इफ यू आर डीलिंग विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ जाती है। और तो और अगर आपको फॉरेन से पैसा चाहिए, सोचिए आपको डॉलर्स में पैसे चाहिए, विदेशी मुद्रा में लोन चाहिए, इसमें भी वो मदद करते हैं। आपको मशीनरी तक इंपोर्ट करवा के देते हैं, आपका पेमेंट डेफर्ड करा देते हैं, मतलब आप चाहें तो वहां पे पार्ट पेमेंट कर करके क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं फॉरेन करेंसी में। सोचिए, कमाल के इंस्टीट्यूशन है और हमारे देश की ग्रोथ के इंजन है ये इंस्टीट्यूशंस। हाँ, इमेजिन करिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो चल रही हैं, जो लाखों करोड़ों इंडस्ट्री भारत में चल रही हैं, इनको फंड न मिले, अरे एक दिन में बंद हो जाएंगी। तो ऑल थैंक्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई, एलआईसी, नाम सुना है, जीआईसी, इन सब का शुक्रगुजार होना चाहिए हमें, क्योंकि यही हमारे देश की इंडस्ट्रीज को फंडिंग और फाइनेंसिंग कर रही है। समझ गया ना। और क्या खास बात है, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनका जो रिपेमेंट है, वो बड़ा आसान है। अक्सर ये क्या करती है, लोगों को, इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म देती है पैसे रिटर्न करने के लिए, इन्वेस्टमेंट लौटाना इनका बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और सबसे खास में लास्ट में क्या पढ़ेंगे, ये एक्सपर्ट एडवाइस देती है, आपके बिजनेस को हेल्प करती है प्लान करने के लिए, और तो और आपके एडमिनिस्ट्रेशन भी करती है, आपके प्रोजेक्ट्स को चलाने में, उसको इंप्लीमेंट करने में। सिर्फ कागज पे बात नहीं करती है, कागज में आप सिर्फ मत बनाइए प्रोजेक्ट, एक्चुअल करके दिखाइए, इसमें हम आपके साथ खड़ी है। ये सोच लीजिए कितनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सच में कह रहा हूं। आइए इसके एडवांटेजेस समझते हैं, सॉरी डिसएडवांटेज समझते हैं। एडवांटेज तो भी आपने देख लिया, सिर्फ अच्छाइयां नहीं हो सकती ना, कुछ कमियां भी हैं इसके अंदर। पहली कमी क्या है कि इतना आसानी से वो सबको इतना आसानी से लोन दे देगी ना, ना, बहुत इन्वेस्टिगेशन करती हैं लोग। मतलब लोन देने से पहले आपके बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम बैंकों में भी है, बता दे रहा हूं। हाँ, कमर्शियल बैंक्स भी लोन इतने आसानी से नहीं देती हैं, सब पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद वेरीफाई हो जाएंगी कि रीपेइंग कैपेसिटी है आपकी, तभी आपको बैंक क्या करेगी, लोन देगी। वही सेम हाल इसका भी है। अक्सर क्या होता है, जो डिजर्विंग कंपनियां हैं उनको लोन नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती है। सिक्योरिटी मतलब कोई असेट्स नहीं होते मॉर्गेज करने के लिए, और इनको क्या, इनकी शर्त में से एक कंडीशन है कि आप अपने असेट्स गिरवी करिए। और तो और ये इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आपकी ऑटोनॉमी में। ऑटोनॉमी मतलब होता है आपके काम करने के तरीके में, आपका जो मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट है, उसमें रोक लगा देंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, क्या रोक लगा देंगे ये, कि हो सकता है अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट कर दें आपकी कंपनी में। कंपनी तुम्हारी, क्योंकि ये लोन दे रहे हैं, तो कहेंगे अब मेरा एक डायरेक्टर भी आपकी कंपनी में, मेरा एक बंदा भी, मेरा एक व्यक्ति भी आपकी कंपनी में अब से डायरेक्टर रहेगा।
अब ये क्यों रखते हैं लोग, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो आपकी कंपनी पे नजर रख सके, आप कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहे हैं, समझ गए ना, और इनका पैसा, इनका फंड सेफ है कि नहीं है। पर मैंने कहा जब वो आएगा तो आप अपने मन से काम नहीं कर पाएंगे, आपका मैनेजमेंट ऑटोनॉमी नहीं कर पाएगा। ऑटोनॉमी मतलब होता है सेल्फ रूल, अपने मन से काम करना, खुले, बिना किसी के इंटरफेरेंस के। पर मैंने कहा ये तो इंटरफेयर करवाएंगे, है ना। अरे भाई पैसा दे रहे हैं तो थोड़ा सेफ्टी तो करेंगे पैसे की ना। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स पढ़े थे वो सब लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेस थे, मोर देन 1 ईयर के फाइनेंस के सोर्सेस थे, 1 साल से अधिक तक। अब जो हम करने जा रहे हैं वो सब शॉर्ट टर्म फाइनेंस का टाइप कर रहे हैं, मतलब पैसा 1 साल या उससे कम तक के लिए भी मिल सकता है। उनमें सबसे पहला एग्जांपल है पब्लिक डिपॉजिट्स। यूजुअली पब्लिक से डिपॉजिट लेना, हाँ जैसे आप और मैं बैंकों में चले जाते हैं, पैसा जमा कर देते हैं अकाउंट खोल करके, वैसे ही कंपनियों में भी ऐसी फैसिलिटीज हैं। हालांकि इंडिया में बहुत ये प्रचलित नहीं है, इट्स नॉट पॉपुलर इन इंडिया। वैसे मैं बता दूं कि पब्लिक से पैसा लेना कंपनियों को मिनिमम 6 महीने के लिए लेना होता है और मैक्सिमम 3 साल के लिए। इसका मतलब है 3 साल के अंदर कंपनी पब्लिक डिपॉजिट या तो रिटर्न करेगी या उसको नया रिन्यू कर देगी, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम पीरियड इसमें 3 इयर्स है। तो ये पब्लिक से जमा कर सकती है बैंकों की तरह कंपनियां, ठीक है। अब इसके फायदे क्या है? पहला फायदा है ये भी एक चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यों? कंपनी के खर्चे इसमें नहीं होते हैं। क्यों ये सस्ता है कंपनियों के लिए? ये फंड जो मिल रहा है कंपनी को वो चीप क्यों है? क्योंकि इस पे इंटरेस्ट कम देना पड़ता है कंपनियों को। हाँ, बैंक से लोन लेगी तो बैंक को ज्यादा ब्याज देना होता है कंपनियों को, पर पब्लिक डिपॉजिट में इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। हो गया फायदा। और जो भी इंटरेस्ट दे भी रही होती है कंपनी, फिर इसका क्या मिल जाता है? टैक्स में छूट मिल जाती है। अगेन, पब्लिक से लोन डिपॉजिट लेना एक बहुत आसान काम है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, बहुत सिंपल है कंपनियों के लिए पब्लिक डिपॉजिट लेना। समझ गए ना? इमेजिन करो एक टाटा कंपनी है, टाटा फाइनेंस, टाटा मोटर्स, कोई भी कंपनी का नाम सोचो, और वो पब्लिक से कह रही है आओ पैसा जमा कर दो, आपके पास 5,000 है जमा कर दो, आपके पास 2,000 है जमा कर दो, आपके पास 10,000 है जमा कर दो, आओ 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 जमा करो। बस कंपनी एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, पैसा लेती जाएगी, जमा कर लेगी, और एक फिक्स टेन्योर बाद पैसा लौटाएगी ब्याज सहित। तो बस हो गया पब्लिक डिपॉजिट। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का भी एडवांटेज मिलता है, मतलब इक्विटी शेयर को भी बेनिफिट मिलता है। एक और बहुत बड़ा फायदा है कि जब पब्लिक डिपॉजिट कंपनी इशू कर रही होती है, पब्लिक से पैसा ले रही होती है, तो एक स्लिप तो लिख के देती होगी ना कि हमने आपसे पैसे लिए। ऐसा करने पर कंपनी को कोई अपने एसेट्स गिरवी नहीं करने पड़ते हैं, मतलब मॉर्गेज ऑन एसेट्स नहीं है। इसका मतलब कंपनी और कहीं से लोन लेना चाहे, बैंकों से लेना चाहे, डिबेंचर होल्डर से लेना चाहे, तो उसके लिए एसेट्स फ्री रखे हुए हैं, है ना, फायदेमंद चीज। और याद रखिएगा पब्लिक डिपॉजिट बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं हो सकता, मैक्सिमम मैंने बताया आपका यूजुअली 3 ईयर है। 3 साल के अंदर आपको फिर पैसे लौटाने ही पड़ेंगे, और ज्यादा लंबे पीरियड नहीं हो सकते। मतलब आप सोचेंगे 10 साल तक पब्लिक डिपॉजिट, जी नहीं, संभव नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि कंपनी चाहे तो पब्लिक डिपॉजिट्स का पैसा रिटर्न करके अपने डेब्ट्स को क्लियर कर सकती है। हाँ, कंपनी के पास अगर फंड्स अच्छे आ गए हैं, प्रॉफिट्स अच्छे आ गए हैं तो कंपनी, ठीक है। पर पब्लिक डिपॉजिट्स की बुराइयां, पहली बुराई, पहला डिसएडवांटेज, डिमेरिट क्या है? पब्लिक डिपॉजिट्स अनरिलायबल है। क्यों उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं? कंपनियों को पैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी का एग्जांपल ले रहा था मैं। टाटा कंपनी को एक प्रोजेक्ट है जिसमें 10 करोड़ की जरूरत है, ठीक है। कंपनी ने इनवाइट किया लोगों को, आइए 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 पब्लिक डिपॉजिट करिए। क्या जरूरी है 10 करोड़ ही पब्लिक डिपॉजिट करेगी? क्या कहते हैं? जरूरी 10 करें? हो नहीं सकता है कि 4-5 करोड़ जमा हो, बाकी लोग ना जमा करें? कोई गारंटी है क्या? और 10 से ज्यादा नहीं जमा कर सकते हैं? 10 मांग रही कंपनी, 15 जमा कर दे, क्योंकि पब्लिक को तो जो मन करेगा, जितना पैसा मन करेगा उतना आगे जमा करेंगे। तो ये सोर्स कैसा है? अनरिलायबल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंपनी की एक भी अगर नेगेटिव बात पता चली तो सबसे पहले पैसा निकालने वापस कौन आएंगे? यही लोग आएंगे, क्योंकि ये फेयर वेदर फ्रेंड्स है, अर्थात अच्छे समय के साथी। जब कंपनी का समय अच्छा चल रहा होता है तो लोग पब्लिक डिपॉजिट देना पसंद करते हैं। अरे कंपनी बहुत अच्छी है, ले लो डिपॉजिट ले लो। और जैसे ही कंपनी की थोड़ी सी भी बैड न्यूज आ गई, सबसे पहले पैसा लेके भागने वाले यही लोग हैं। समझ गया ना? इसीलिए पब्लिक डिपॉजिट सबसे अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, याद रखिएगा। फिर इन्वेस्टर्स को क्या रिस्क है? रिस्क ये है कि कंपनी का कोई एसेट्स उनके पास गिरवी नहीं है, कंपनी उनके पैसे भी ले रही है और कुछ एसेट्स भी गिरवी नहीं कर रही है। सेफ्टी नहीं है ना इन्वेस्टर्स के पास जो उन्होंने पब्लिक डिपॉजिट लिया है। और तो और एक नई कंपनी पे पब्लिक डिपॉजिट्स कोई नहीं करेगा।
और वैसे भी नई कंपनियों को पब्लिक डिपॉजिट्स करना अलाउड नहीं है ना। सेबी की कुछ गाइडलाइंस है जिसका पालन करना है। और तो और बुराई क्या है इसकी कि अगर सारे लोग, सारी कंपनियां, सोचिए मार्केट में सारी कंपनियां पब्लिक डिपॉजिट से पैसा ले रही हैं, अपने सारे प्रोजेक्ट्स, सारे फाइनेंसेस पब्लिक डिपॉजिट से पूरे कर ले रहे हैं, तो शेयर मार्केट का क्या होगा? धड़ाम हो जाएगा। हाँ भाई सोचिए, मार्केट ही गिर जाएगा सारा। पर इसीलिए अच्छा नहीं है पब्लिक डिपॉजिट्स, शेयर मार्केट की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है कैपिटल मार्केट। और नेक्स्ट है, अक्सर पब्लिक डिपॉजिट लेने के बाद जो मैनेजमेंट के पास फंड्स आ जाते हैं, मैनेजमेंट इसका मिसयूज करती है, क्योंकि इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपनी के लिए बर्डन नहीं होता है ना। अक्सर कंपनियां या तो ओवर ट्रेडिंग कर लेती हैं इन पैसों का, और या तो कहीं दाव लगा देती हैं, सट्टा कर लेती हैं, स्पेक्यूलेशन कर देती हैं। ये प्रॉब्लम है पब्लिक डिपॉजिट के पैसे का मिसयूज। चलिए अब बताने जा रहे हैं किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, क्रेडिट देती हैं। कमर्शियल बैंक्स लोन भी देती हैं, आपने पढ़ा था, पर वो टर्म लोन था, टर्म लोन लॉन्गर पीरियड के लिए, और हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, अर्थात 1 साल या उससे कम के लिए। सबसे पहले आता है इसमें लोन एंड एडवांसेस। कंपनियां लोन ले सकती हैं, एडवांस ले सकती हैं बैंकों के पास जाकर, क्योंकि कंपनियों का खुद का अकाउंट बैंकों के पास होता है, कमर्शियल बैंक में, और कंपनियों को वो लोन मिल जाता है बहुत इजीली। यूजुअली बिना किसी असेट्स गिरवी के भी लोन मिलता है, पर शर्त क्या है कि कंपनियों के और बैंकों के बीच में अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। और अगर असेट्स गिरवी कर देते हैं तो बहुत इजीली लोन मिल जाता है, तब तो समझ लीजिए सबसे आसान है। तो बस प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, एक फिक्स टेन्योर बाद पैसा लौटाना होता है। कैश क्रेडिट में क्या खास बात होती है? अक्सर कंपनियों को पैसे चाहिए और वो पैसे कैश क्रेडिट के रूप में चाहिए। मतलब जो कंपनियां हैं, यस कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसका अकाउंट है कमर्शियल बैंक के पास, स्टेट बैंक के पास, ठीक है। अब कंपनियों को एक सर्टेन लिमिट ऑफ द फंड्स चाहिए रहता है हमेशा, क्योंकि कई पेमेंट्स उनको करती रहनी पड़ती है कंपनियों को, तो ये फंड्स इस कैश क्रेडिट के थ्रू मिल सकता है। अक्सर कंपनियों को क्या करना होता है, कुछ जो फंड जमा है उसके बियॉन्ड के पैसे की जरूरत पड़ती है, और तब की जरूरत पड़ती है कैश क्रेडिट की। इसके लिए बैंक उन्हें क्या करती है, एक सर्टेन क्रेडिट लिमिट दे देती है। चलो एक एग्जांपल समझाते हैं। कंपनी है टाटा फाइनेंस, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के बैंकों में कैश क्रेडिट लिमिट दे रखी है बैंकों ने। टाटा मोटर्स के खुद के बैंक में 10 लाख पड़े हुए हैं। कितना? 10 लाख। और टाटा मोटर्स ने बैंक से 50 लाख का कैश क्रेडिट ले रखा है। इसका मतलब मैक्सिमम टाटा मोटर्स अब कितना निकाल सकती है? 60 लाख। 10 खुद के जो डिपॉजिट में रखे हैं, और 50 का क्या मिला है उसको, सीसी मिला है। सीसी मतलब कैश क्रेडिट मिला है, समझ गए? अब हो सकता है टाटा पूरे पैसे 50 लाख का यूज ही ना कर रही हो, टाटा को जरूरत सिर्फ कितने की है, 20 लाख की जरूरत है, तो 10 अपने निकाल देगी और 10 इस सीसी वाले पैसे से निकालेगी। तो ब्याज कितने पे लगेगा? द अमाउंट विड्रॉन। पूरे 50 पे ब्याज नहीं लगेगा, जितने का सीसी लिमिट लिया उस पर नहीं लगेगा। लोन कितने का लिया इस समय कंपनी ने? सीसी लिमिट कितने का लिया? सिर्फ 10 लाख का। तो जितना हम पैसा अमाउंट यूज करेंगे इस लिमिट में से, उतने पर ही इंटरेस्ट लगेगा। है ना मस्त चीज, है ना कितनी आसान चीज। अब आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एक बहुत ही आसान तरीका है। यूजुअली बैंक इसमें एसेट्स गिरवी कराती ही नहीं है। कंपनी जिन बिजनेसेस के करंट अकाउंट्स हैं उनको अपने रिलेशंस के बेसिस पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस कर देती है, ओवर ड्रॉ करने की फैसिलिटी देती है, जितना फंड है उससे अधिक निकालने की अनुमति दे देती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। जब भी अगला डिपॉजिट्स होगा, जब कंपनियां डिपॉजिट करेंगी बैंकों में, वहां जाकर क्या हो जाएगा, अकाउंट सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल बैंक्स तो आप जानते हैं, एक फर्म दूसरे फर्म के नाम से जब बिल ड्रॉ करती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर पढ़ा था आपने ना, उसमें डिस्काउंटिंग पढ़ा था। तो यूजुअली 3 मंथ्स के बिल ड्रॉन होते हैं, और ये बिल्स क्या होते हैं, बैंकों के पास जमा होकर के उसके अगेंस्ट में पैसा लिया जा सकता है। बस इसी को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलिए फायदे क्या है बैंक से क्रेडिट लेने का? बैंक का क्रेडिट फ्लेक्सिबल है, आप टाइमली रिपे करके क्या कर सकते हैं, पैसा खत्म कर सकते हैं, फिर जरूरत पड़े फिर ले सकते हैं। और तो और बैंक्स सीक्रेसी मेंटेन रखती है, दुनिया को ढिंडोरा नहीं पीटती है कि आपने लोन लिया। और तो और बैंक के फंड्स का आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक्स आपके मैनेजमेंट में नहीं आती है,
आपका पैसा है, आप इसका इस्तेमाल करिए, बैंक बीच में इंटरफेयर करने नहीं आएगी। और पैसा भी बैंक स्लोली इंस्टॉलमेंट्स में लेती है, एक साथ लमसम में पैसा नहीं मांगती है। और बुराइयां क्या है बैंक फाइनेंस की? बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, पेपर वर्क करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेलिटीज है। बैंक जब भी लोन देती है यूजुअली असेट्स को गिरवी करने के बाद, क्योंकि बैंक हमेशा सेफ गेम खेलती है, उनको अपना पैसा चाहिए। ज्यादातर बैंक लोन्स शॉर्टर पीरियड के लिए होते हैं और वापस रिन्यू करेगा बैंक आपका लोन, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और लास्ट में बैंक के इंटरेस्ट हाई होते हैं। चलिए अगला एग्जांपल आ रहा है, अगला हेडिंग आ रहा है हमारे पास, ट्रेड क्रेडिट। ये क्या है? ट्रेड क्रेडिट मतलब व्यापार का क्रेडिट। तो एक फर्म दूसरे फर्म को उधार देती है। यूजुअली जब हम, एक होलसेलर है, इमेजिन करिए एक होलसेलर है और एक रिटेलर है। तो होलसेलर क्या करता है, जब सामान बेचता है रिटेलर को तो उधार में बेचता है, हो गया ट्रेड क्रेडिट। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को क्या कर रहा है, उधार दे रहा है। हम लोग उसको कई बार बोलते हैं मर्केंटाइल क्रेडिट। तो ये यूजुअली शॉर्टर पीरियड्स के लिए होता है, 3 महीने तक के लिए होता है। हाँ, ये दोनों के एग्रीमेंट पे, नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है कि कितने महीने का क्रेडिट हो सकता है। यूजुअल पीरियड है 15 दिन से लेकर के 3 महीने तक। अक्सर फर्म्स क्या करती हैं, एक दूसरे का अकाउंट खोल लेती हैं। जैसे बिजनेस ए ने बिजनेस बी का अकाउंट खोल लिया अपने पास और उसी में क्या कर रहे हैं, खाता मेंटेन कर रहे हैं। और या तो बिल साइन करवा लिया, बिल्स पेबल बन गया, एक टाइम पीरियड दे दिया 3 महीना प्लस 3 दिन का ग्रेस, यही हो सकता है। क्या फायदे हैं ट्रेड क्रेडिट के? मैंने कहा सबसे आसान तरीका है शॉर्ट टर्म फाइनेंस करने का। और तो और इसके लिए कोई ना फॉर्मेलिटी भी कुछ नहीं करनी है, और ये तो डे टू डे बिजनेस के अंदर का काम ही है। इसमें न ब्याज देना है और सोर्स फ्लेक्सिबल इसलिए कि आप जब चाहे तब अपने एसेट्स का इस पैसे को चुका करके अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो सकते हैं। लास्ट में ये इकोनॉमिकल भी है क्योंकि आपको उसमें ब्याज नहीं देना है। बुराई क्या है इस ट्रेड क्रेडिट में? मतलब एक फर्म दूसरे फर्म को जो उधार गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है उस पर बुराई क्या है? अक्सर जब आप उधार में सामान लेते हैं तो आपको प्राइस महंगा मिलता है। नगद खरीदोगे तो डिस्काउंट मांगोगे सामने वाले से, और उधार खरीद रहे हो तो चुपचाप तुम ही दबे रहोगे, है ना, डिस्काउंट नहीं मांग पाओगे। और तो और सप्लायर्स को क्या लॉस होता है? अक्सर उधार जो बेचने वाला है उसका पैसा डूबने का भी डर रहता है, क्योंकि उधार में भाई किसी ने बुरा वक्त तो देखा है नहीं, हो सकता है पार्टीज गायब हो जाए, नहीं है पैसा सच में देने के लिए, तो क्या होगा? तो ये डर बना रहता है। आइए अब एक टॉपिक समझ रहे हैं, नाम है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इमेजिन करिए एक कंपनी को 50 लाख की मशीन चाहिए, ठीक है। अब कंपनी के पास तो बिजनेस चल रहा है पर 50 लाख अभी एक साथ नहीं है। तो क्या कहा आपने, मोबाइल भी ऐसे ही फाइनेंस कराया है ना? हम लोग मोबाइल आजकल ले ले रहे हैं ना, आज मोबाइल ले ले रहे हैं, और मोबाइल अगर 30,000 का है तो 3-3 हजार की 10 महीने की किस्त बनवा ले रहे हैं, 10 इंस्टॉलमेंट बना ले रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या इंस्टॉलमेंट क्रेडिट है? जी नहीं, ये इंस्टॉलमेंट क्रेडिट नहीं है। तो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट क्या है? इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में आपको मशीन इक्विपमेंट दे दिए जाएंगे, क्रेडिट भी दे जाएंगे, आप असेट्स का यूसेज करेंगे, ओनरशिप आपके पास नहीं रहेगी। ओनरशिप किसके पास है? ओनरशिप अभी भी उस सेलर के पास है। ओनरशिप कब मिलेगी तुम्हारे हाथ में? जिस दिन तुम अपना आखिरी इंस्टॉलमेंट दे दोगे, अर्थात 10 का 10 इंस्टॉलमेंट पूरा दे दोगे तो मिल जाएगा। समझ गए क्या अंतर है इसमें? ओनरशिप ऑफ द असेट रिमेन विद द सप्लायर। किसके पास? सप्लायर के पास। इस प्रोसेस को ही कहते हैं हायर परचेज सिस्टम। समझ में आया? हायर परचेज में क्या खास बात है? अब इंस्टॉलमेंट क्रेडिट और हायर परचेज में अंतर बस इतना सा ही है कि इंस्टॉलमेंट परचेज में आपको पैसा इंस्टॉलमेंट पे देना है। आज आपको असेट दे दिया जाएगा, आज से आप असेट यूज करिए, आज से आप असेट के मालिक भी बन गए हैं। ध्यान सुनिएगा, आज से असेट का ओनरशिप भी आपके पास आ गया। इन केस अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपके पर क्या करेंगे? मुकदमा कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं। पर हायर परचेज में क्या हो जाएगा? आज आपको असेट्स यूज करने का दे रहे हैं, आज आपने सिर्फ पहला इंस्टॉलमेंट दिया, अब ओनरशिप आपके पास नहीं है। आप असेट यूज तो कर सकते हैं, यूजर आप हैं असेट के, मालिक आप असेट के अभी नहीं बने। कब बनेंगे मालिक? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पूरा दे देंगे टाइमली, तो आप क्या करेंगे? इस असेट के ओनर बनेंगे। ओनरशिप तब आपको ट्रांसफर होगी। समझ गए? हायर परचेज है ना अच्छा तरीका फर्म को असेट्स खरीदने का। फैक्टरिंग आजकल बड़ा पॉपुलर है ये शब्द फैक्टरिंग, या इसका दूसरा नाम है अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग।
बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां और इवन कमर्शियल बैंक्स भी आजकल फैक्टर का काम कर रही हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एक कंपनी है टाटा मोटर्स, इसने बहुत सारा सामान उधार बेच रखा है। ए को बेचा, बी को बेचा, सी को बेचा, डी को बेचा, किसी को 10,000 का बेचा, किसी को 50,000 का बेचा, किसी को 1 लाख का बेचा, किसी को 2 लाख का, सबको उधार 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 उधार। बहुत सारी पार्टी को होता ही है, बिजनेस में तो बहुत सारा क्रेडिट सेल होता ही है। तो उधार अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, अलग अलग अमाउंट के लिए है। अब इस उधार को कलेक्ट कौन करेगा? उधार बेच तो दिया कंपनियों ने, पैसा वसूलेगा कौन? फैक्टरिंग। ये इनका काम है। ये लोग एक्सपर्ट हैं डनिंग करने में। अरे डनिंग नाम सुना है? DUNNING, डनिंग। डनिंग मतलब तगादा करने में, पैसा वसूलने में। ये लोग ज्यादातर फाइनेंस कंपनियां होती हैं, कमर्शियल बैंक्स भी होती हैं, जैसे कैन बैंक फैक्टर, SBI फैक्टर। हाँ मैं सही कह रहा हूं, कमर्शियल बैंक्स भी फैक्टरिंग का काम कर रही हैं। आपके इस कंपनी के क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा टाटा मोटर्स के सारे ये बिल्स अपने ऊपर ले लेगी। हाँ एक फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को दे देगी टाटा मोटर को, लेट्स अज्यूम 60% दे देगी, टोटल बिल का 60% दे देगी। अब ये जाके क्या करेगी, अलग अलग पार्टियों से बिल कलेक्ट करेगी, और उसमें अगर कुछ नुकसान हो रहा है, बैड डेट हो रहा है, तो यही खुद समझेगी बैंक। समझ गए? इसको कहते हैं हम लोग क्या, फैक्टरिंग। और आते हैं कस्टमर या कंज्यूमर एडवांस। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, लोगों को कहती हैं कि आप हमसे असेट्स, हमसे सामान लेने से पहले हमें पैसा जमा कर दीजिए। आपको ध्यान होगा जब नैनो बाजार में लॉन्च हुई थी, टाटा की गाड़ी नैनो, नाम सुना है? हाँ, हालांकि बाद में फ्लॉप हो गई। तो टाटा ने क्या किया, लोगों को कहा कि आप ठीक है हमको 3,000 रुपए जमा कर दीजिए, ये नैनो कार हम आपके नाम पे क्या करेंगे, बुक करेंगे, और इतने टाइम इंटरवल बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद आपको नैनो की डिलीवरी मिल जाएगी। अब तब आप बाकी पेमेंट करिएगा। तो कस्टमर का एक बड़ा वर्ग जो पहले एक साथ लमसम देकर नहीं खरीद सकता था, इस एडवांस देकर के क्या हो जाएगा, अपने नाम पे एसेट बुक करा लेगा। कंपनी को, उस प्रोड्यूसर को क्या फायदा मिलेगा, उसको पहले से ही फंड्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। अब वो अपना पैसा क्या कर सकता है, अपने बिजनेस में लगा सकता है ना। पर मैंने कहा ये बहुत लॉन्ग टर्म का फाइनेंस भी नहीं है। हाँ, कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है अपने एसेट्स को, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, और बाद में जब कंज्यूमर क्या करेगा, एक्चुअल एसेट खरीदेगा, इस पैसे को एडवांस को उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। चलिए, एक और टाइप का डिपॉजिट है, एक और टाइप का फंड्स है जिसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहते हैं, ICT। इमेजिन करिए एक रिप्यूटेड कंपनी है टाटा मोटर्स, इसको फंड्स की जरूरत है। लेट्स अज्यूम इसे 10 करोड़ की जरूरत है। कितने की? 10 करोड़ की। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 10 करोड़ फालतू पड़े हुए हैं। क्या? 10 करोड़ उसके पास फंड के पास रखे हुए हैं। टाटा मोटर्स इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के रूप में, टाटा मोटर्स इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के रूप में रिलायंस से ये पैसा बोरो कर सकती है। ICT एक कॉर्पोरेट, याद रखिएगा, एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक मार्केट में नोन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वही क्या कर सकती है, ICT ले सकती है। यूजुअली इसका टाइम पीरियड 6 मंथ होता है। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी से बोरो कर ले रही है 6 मंथ टाइम पीरियड के लिए, मैक्सिमम के लिए। क्या बोरो कर रही है? उनके पास जो सरप्लस फंड है, बस इसी का नाम है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। याद रखिएगा, इस डिपॉजिट्स को लेना सबसे आसान है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, कोई लीगल काम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, आसानी से पैसा बोरो हो जा रहा है। जिसके पास एक्स्ट्रा फंड था उसको ब्याज भी मिल रहा है, और जिसको पैसे की जरूरत है उसके पास फंड्स भी मिल जा रहे हैं, है ना। बीच में बैंकों का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अक्सर बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाता है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैंने हर एक टॉपिक, एक टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया, और मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा और पूरे इत्मीनान से देखा होगा तो गारंटी है आपको हर एक टॉपिक याद रहेगा, ये चेहरा याद रहेगा। बस करना क्या है, ईमानदारी से पूरा लेसन वीडियो को देखना है। इन केस आप सेकंड टाइम देख रहे होंगे, दोबारा देख रहे होंगे, थोड़ा सा क्या करिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा। हाँ 1.25 पे देख लीजिएगा, हाँ 2 पे मत करिएगा, बहुत तेज हो जाएगा, कुकु आवाज आती है, आप समझ नहीं पाएंगे। 1.25 पे कर लीजिएगा, मैं 100% श्योर हूं आप फिर से वही रिजॉइस करेंगे, वही इंजॉय करेंगे क्लास जो पहली बार देखा था। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि क्लास 12th के मेरे मेगा स्टार्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाएं, ज्वाइन करें, और आपके लिए ढेर सारे कंटेंट में बना रहा हूं आपके लिए एक्सक्लूसिवली फॉर दी ICSE बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ISC स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज 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 मुझे सपोर्ट करिए, मुझे मदद करिए, ताकि मैं आपके लिए
ढेर सारे कंटेंट और बनाऊं, क्योंकि आपके बोर्ड के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है। हां, इंटरनेट पे आपके लिए बनाने वाले कंटेंट प्रोवाइडर भी कम है, पर मैं बनाने को तैयार हूं। मुझे चाहिए आपका ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट, एंड आई एम श्योर आई विल बी गिविंग यू द बेस्ट। चलिए मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में, पर आपका प्यार, आपका लाइक्स और आपका शेयरिंग मुझे पसंद है। बाय फ्रॉम टेक केयर।